समस्त भारत के लोग हैं वो चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे थे कि यासीन मलिक कश्मीरी हिंदुओं का कातिल है। जिसकी मेहमान नवाजी होती थी वो इंसान खुद न्याय NIA की स्पेशल कोर्ट में ये कबूल करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मैं एक टेररिस्ट हूँ। जो ये लाल चौक और उसका आगे पीछे का एरिया ये वही है, डाउनटाउन एरिया है, ये हुर्रियत का गढ़ है। उस गढ़ में तिरंगामयी होना तो ये एक हम लोगों के लिए तो एक सपना ही था। 2019 से पहले तो आप वहाँ जा नहीं सकते थे। एज ए कश्मीरी हिंदू मैं आपको ये बताती हूँ कि आप बिंदी लगाकर वहाँ जा नहीं सकते थे। अगर वो भटका हुआ नौजवान था तो 32 साल बाद ऐसा क्या हो गया कि उस भटके हुए नौजवान को ये याद आया कि हाँ मैंने ये गुनाह किए हैं। तो यही यासीन मलिक जैसे लोगों के साथ हुआ। अभी तो देखिए मुझे लगता है ये तो शुरुआत है, अभी बिट्टा कराटे, अभी तो बहुत सारे लोगों की बारी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बहुत पॉजिटिव बदलाव है। सर्वानंद प्रेमी जी को यहाँ मारा गया क्यों? क्योंकि वो यहाँ तिलक लगाते थे। गिरजा तिक्कू, प्रेमनाथ भट्ट, टिकालाल तपलू, किस लिए मारा गया इन सबको? सरला भट्ट किस लिए मारा गया? नादी मर्ग जो वो कांड हुआ उसमें 6 महीने के छोटे बच्चे को मारा गया। तो जेनोसाइड तो हमारी कम्युनिटी का हुआ और सच तो यही है कि हुआ, उसको अब झुटला नहीं सकते। अब हम तो चाहेंगे कि यासीन मलिक को ऐसी सज़ा मिले कि उसके ना 7 जन्मों तक उसकी रूह कांपे, क्योंकि उसने जो किया है ना हमारी कम्युनिटी के साथ, उसको उसकी बर्बरता को तो हम बयां भी नहीं कर सकते। 32 साल बाद यासीन मलिक, जिसे कहा जाता था कि अगर कोई बात रखी जाती, कहा जाता कि इसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है या फिर इनको कुचला जा रहा है, उसने 32 साल बाद कोर्ट में खुद कहा है कि हाँ मैं कसूरवार हूँ। इतना वक्त क्यों लगा? देखिए 32 साल से ये कश्मीरी पंडित समाज, कश्मीरी हिंदू समाज और जो समस्त भारत के लोग हैं वो चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे थे कि यासीन मलिक कश्मीरी हिंदुओं का कातिल है। 32 साल वो भारत सरकार की और बाकी जो स्टेट की, जम्मू कश्मीर जो स्टेट गवर्नमेंट थी, उनका खास मेहमान बनकर उसने 32 साल गुजारे हैं। तो जब इकोसिस्टम ही उसके सपोर्ट में था तो आप बताइए किस तरह हम सरकार से ये उम्मीद या न्यायपालिका से ये उम्मीद रखते कि हमारे साथ हमारे जो माताएं बहनें, हमारे जो पूरा जो कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हुआ वहाँ कश्मीर में, और वहाँ पे यासीन मलिक ने इंडियन एयरफोर्स के 4 ऑफिसर्स को भी मारा था, उन सबको उनसे न्याय कैसे न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते थे हम? बहरहाल ये जो पूरा इकोसिस्टम था उसने यासीन मलिक को एक चीफ गेस्ट के तौर पर प्लेटफॉर्म दिया है। अगर आपको याद होगा वो इंडिया टुडे की एक कॉन्क्लेव में एज ए स्पीकर आया था। प्रधानमंत्री, UPA के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के साथ उसने स्टेज साझा किया है, हंस कर मुलाकात की है। मनमोहन सिंह जी ने उसके साथ बाकायदा हाथ मिलाया है। अरुंधति रॉय का, जो कि एक अकेडमिया, एक भारत की बहुत ही सशक्त फेमिनिस्ट वॉइस मानी जाती है, उनका बहुत ही खास दोस्त माना जाता है। तो आप मुझे बताइए, जब कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम अकेडमिया से लेके गवर्नमेंट तक, जब सब के सब यासीन मलिक को बजाय एक टेररिस्ट के की ट्रीट करने के बजाय उसे जब एक मेहमान के तौर पर ट्रीट करते थे, तो उनसे उम्मीद रखना तो मतलब उम्मीद कैसे रख सकते थे हम? अब ये जो 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, उसके बाद बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत ही बोल्ड स्टेप्स उठाए हैं। 370 देख लीजिए, ट्रिपल तलाक देख लीजिए। भारत के अलग अलग हिस्सों में आप कोई भी ऐसे वो उनके देखिए उन्होंने कौन कौन से लॉज लाए हैं या कौन कौन से जो लॉज थे जिन्हें ख़त्म किया है, जो कि भारत के हित में नहीं थे। तो ग्लोबल इंडेक्स पे भारत की जो आज की जो इज्जत है, अगर आप देखें ग्लोबली एक लीडर के तौर पे देखा जाता है भारत को। एक टाइम पे तो ऐसा होता था कि हमें प्लीड करना पड़ता था ग्लोबल अटेंशन के लिए, लेकिन आज पूरी की पूरी दुनिया भारत से दोस्ती रखना चाहती है। तो ये तब होता है जब आपका जो नेशनल लीडर होता है, जो आपका प्रधानमंत्री, खुद को तो प्रधानमंत्री मानते भी नहीं है, वो खुद को एक प्रधान सेवक के तौर पे प्रस्तुत करते हैं। तो जब हमारे प्रधान सेवक ने ये विल दिखाई कि मैं हिंदुस्तानियों, मैं भारतीयों के साथ खड़ा हूँ, भारत के हित की बात जब करते हैं तो उस हित में ये भी आता है भारतवासियों को न्याय दिलाना। ये एक बहुत बड़ी इट इज़ अ बिग बोल्ड मूव। और ये सबसे बड़ी बात इसमें जो आपने ये मुझे अभी कहा कि उसने खुद ही कबूला है, तो ये 2014 से पहले तो ये सोचना भी मेरे हिसाब से पाप था, क्योंकि जिसकी मेहमान नवाजी होती थी वो इंसान खुद न्याय NIA की स्पेशल कोर्ट में ये कबूल करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा
करेगा कि हाँ मैं एक टेररिस्ट हूँ। तो ये जो बदलाव आया है, ये यहाँ की जब सरकार चेंज हुई है 2014 के बाद, सरकार ने एक विलिंगनेस दिखाई है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्होंने अपने वोट बैंक की चिंता ना करते हुए देश हित में, जनहित में इतने सारे कदम उठाए हैं। ये तभी पॉसिबल था। उससे पहले तो मैंने जैसा आपसे कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने उनको होस्ट किया है, तो उस सरकार से, यूपीए सरकार से हम क्या उम्मीद करते कि वो हमें न्याय दिलाते। एक बड़ा सवाल ये है कि आप खुद कश्मीरी पंडित हैं, आपसे बेहतर कश्मीरी पंडितों का दर्द कोई नहीं जान सकता। जब उस दर्द को बड़े पर्दे पर लाया गया द कश्मीर फाइल्स के तौर पर, तो लोगों ने हंसी उड़ाई, मजाक उड़ाया, केजरीवाल जैसे व्यक्ति ने उसे ठाके मारे। लेकिन क्या वास्तव में उन लोगों के मुंह पर ये तमाचा है कि एक व्यक्ति खुद कहता है कि ये ड्रामा नहीं था या फिर एक पैसा कमाने के लिए फिल्म नहीं बनाई गई है, वाकई में ऐसा हुआ था? देखिए, केजरीवाल जी और भी बहुत सारे लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया। कश्मीर फाइल्स जो कि एक वेल डॉक्यूमेंटेड, वेल रिसर्च फिल्म है, इट इज़ नॉट अ डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री और फिल्म मेकिंग में फ़र्क होता है। तो इन्होंने कश्मीर फाइल्स के लिए 4 साल की रिसर्च की, घर घर गए, दुनिया में ऐसे ऐसे विक्टिम्स जहाँ जहाँ हमारे कश्मीरी हिंदू समाज के विक्टिम की फैमिलीज़ है, वहाँ उन तक पहुँचे, उनके वीडियो इंटरव्यूज़ लिए। उसके बाद ये कश्मीर फाइल्स जो है फिल्म को कंपाइल किया और उन इंसिडेंट्स को दिखाने की कोशिश की, बर्बरता से दिखाने की, और उन्होंने बिल्कुल जैसा हुआ था वैसा ही बड़े पर्दे पर दिखाया। लेकिन कुछ लोगों ने इसे प्रोपोगेंडा बोला, कुछ लोगों ने इसे बीजेपी की साजिश बोली, कुछ लोगों ने लोगों का मजाक उड़ाया कि ये तो सब फिक्शन है, ऐसा तो कभी कुछ हुआ ही नहीं था। बहरहाल ये उन सब लोगों के मुंह पे इतना बड़ा तमाचा है कि शायद उन लोगों को ना खुद के लिए मुंह छुपाने के लिए ना पूरी पृथ्वी पर, पूरे धरती लोक पे ना कोई स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने यासीन मलिक जैसों का सपोर्ट किया ये बोल के कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। जबकि 32 साल से हमारी कम्युनिटी, हमारे एक्टिविस्ट, हमारे भारत के लोग, जो 32 साल से हम चीख चीख कर अपनी व्यथा को बयां करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारी आवाज़ को पूरे इकोसिस्टम ने बहुत अच्छे से दबाने की कोशिश की। लेकिन कश्मीर फाइल्स के आने के बाद जो मुद्दा 32 साल से कहीं ना कहीं हम पहुंचा नहीं पाए थे भारत के कोने कोने के या विश्व के कोने कोने में, तो वो काम कश्मीर फाइल्स ने कर दिया। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कश्मीर फाइल्स के बाद जो लोगों में जागृति हुई है, जनमानस में हमारे प्रति ये जो भावना उभरी है कि हाँ, जो हमारी व्यथा को उन्होंने समझने की कोशिश की है, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और मुझे लगता है कश्मीर फाइल्स का इस मुद्दे से डायरेक्टली लेना देना है, क्योंकि कश्मीर फाइल्स ने फैक्ट्स एज दे हैपेंड इन 1989 जो इंसिडेंट्स उन्होंने दिखाए हैं, दे आर ऑल ट्रू, 100% ट्रू। तो जो लोग इसको प्रोपोगेंडा बोल रहे थे, उनके मुंह पे तमाचा इसलिए नहीं है क्योंकि इसको कोर्ट ने दोषी करार दिया है, उनके मुंह पे तमाचा इसलिए है क्योंकि इस टेररिस्ट ने खुद अपने जुर्मों का कबूलनामा किया है। लेकिन एक और बात है कि जो लोग ये कह रहे थे कि ठीक है कश्मीरी पंडितों के जो साथ हुआ वो फिल्म में दिखाया, लेकिन जो मुसलमानों के साथ हुआ वो नहीं दिखाया गया। क्या कल को ये लोग ये भी कह सकते हैं कि यासीन मलिक के साथ में क्या क्या हुआ वो भी सच बाहर आना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है? देखिए, मुझे एक बात बताइए, आपको पता है यासीन मलिक इज़ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ JKLF, और आपको पता है हमारे चीफ मिनिस्टर, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, वो भी JKLF के फाउंडिंग मेंबर है। यानी कि देवर पॉलिटिक्स और टेररिज्म का एक बहुत बड़ा नेक्सस हमेशा से रहा है। तो आपने मुझसे सवाल पूछा कि हमारे साथ जो हुआ वो दिखाया गया, तो उनके साथ जो हुआ वो क्यों नहीं दिखाया गया? पहले तो आप मुझे ये बताइए कि कभी आपने सुना है कि कश्मीरी हिंदू घर घर जाकर बंदूक लेके या पूरी वेपनरी लेके या चाकू लेके कहीं गए हों इस इंटेंशन से कि हमने किसी का जेनोसाइड करना है? नहीं ना। तो जेनोसाइड तो हमारी कम्युनिटी का हुआ, और सच तो यही है कि हुआ, उसको आप झुटला नहीं सकते। बहरहाल मैं ये नहीं कहती कि हमारे वहाँ से एग्जोडस के बाद, पलायन के बाद, वहाँ बहुत सारे जो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं जो इंडिया को फेवर करते हैं, हिंदू भारत की बात करते हैं, उनके साथ भी बहुत टॉर्चर हुआ। लेकिन
सवाल ये है कि टॉर्चर करने वाला कौन है? क्या कश्मीरी हिंदू समाज है या भारत के किसी भी कोने का कोई हिंदू वहाँ गया है क्या उनको मारने के लिए? बिल्कुल नहीं। ये वही लोग हैं जो एक भ्रम में जी रहे हैं, एक आज़ादी का भ्रम, जो पाकिस्तान प्रेम से इतने मतलब उनको पाकिस्तान लगता है कि बस वही उनकी मातृभूमि है। भारत से वो नफ़रत करते हैं। वो उनके यही जो मिलिटेंसी टेररिज्म जो है, इन्होंने उनको ब्रेन वॉश किया, वहाँ के यूथ को ब्रेन वॉश कर। हम तो खुलेआम कहते हैं कि देखिए हमारे साथ जो हुआ वो तो डेफिनेटली रॉन्ग हुआ, हमारा तो जेनोसाइड हुआ, हमें तो खदेड़ा गया वहाँ से। लेकिन वहाँ के जो मुस्लिम हैं उन्होंने भी इक्वली सफ़र किया है। लेकिन क्या वो हमारी वजह से हुआ? फ़र्क तो यही है कि वो हमारी वजह से नहीं हुआ तो उन लोगों की वजह से जिन्हें आज़ादी चाहिए, जो आज़ादी के नारे लगाते हैं, जो पाकिस्तान के झंडे वहाँ फहराते हैं, जो पाकिस्तान की बात करते हैं और देश को तोड़ने की बात करते हैं। तो लेकिन अगर आप देखिए 370 जो था, वहाँ के पॉलिटिशियंस ने 370 को ऐसे बना के रखा था कि अगर 370 हटा, महबूबा मुफ्ती जी ने कहा है कि अगर 370 को हटाया गया तो तिरंगे को उठाने वाले 4 कंधे नहीं मिलेंगे। लेकिन आप वो डिफरेंस देखिए, खून की नदियाँ बहेंगी। 370 के बाद आप देखिए ना, वही लाल चौक जहाँ पे कभी पाकिस्तान का झंडा लहराता था, आज की डेट में चाहे वो गणतंत्र दिवस हो या फिर हमारा स्वतंत्रता दिवस हो, वह उसी लाल चौक पे तिरंगा लहराया जाता है। पूरी की पूरी जो ये लाल चौक और उसका आगे पीछे का एरिया, ये वही है, डाउनटाउन एरिया है, ये हुर्रियत का गढ़ है। उस गढ़ में तिरंगामयी होना तो ये एक हम लोगों के लिए तो एक सपना ही था। 2019 से पहले तो आप वहाँ जा नहीं सकते थे। एज ए कश्मीरी हिंदू मैं आपको ये बताती हूँ कि आप बिंदी लगाकर वहाँ जा नहीं सकते थे। तो ये हाल था। लेकिन आज की डेट में देखिए ये पॉसिबल ऐसे ही नहीं है, सरकार अपने कदम उठाती, लेकिन ये वहाँ के जो यूथ है वो खुल के बाहर आ रहे हैं, खुल के भारत का समर्थन कर रहे हैं और खुल के इस चीज़ को डिनाउंस कर रहे हैं कि हमारा जो जेनोसाइड हुआ वो हुआ और वो सत्य है। उसे दबाने की, उन लोगों को गुमराह करने की अब ये जो हुर्रियत की या जो पाकिस्तान की जो साजिश है वो और नहीं चलेगी। ये बदलाव आया है 2019 के बाद, जब वहाँ पे सरकार ने डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। ऑब्वियसली आनी भी चाहिए, क्योंकि वहाँ के यूथ का भी फ्यूचर तो इन लोगों ने ही छीना है ना। मुझे बताइए, अपने बच्चों को मलेशिया में, कनाडा में, बाकी हर जगह सेटल करके अच्छे से इनके बच्चे अच्छे से, कोई डॉक्टर है, कोई MNC में जॉब करते हैं, कोई गवर्नमेंट सर्विस में है, वहाँ पे अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करके एक आम कश्मीरी के हाथ में पत्थर रख के पत्थरबाज बना दिया, तो ये किसकी गलती है? लेकिन आज की डेट में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज की डेट में वहाँ की जो जनता है वो इनके फ्रॉड को जान चुकी है। वो ये समझ चुकी है कि 32 साल तक उनका फ्यूचर उनसे छीना गया। उन लोगों का जो फ्यूचर है उसको, मतलब वहाँ की जो डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है 370 के नाम पे उस सबको दबाया गया। तो जैसे जैसे भारत सरकार ने वहाँ पे डेवलपमेंट करने की कोशिश की है, जैसे जैसे वहाँ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, वहाँ के यूथ को भी देखिए ना, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट थी नहीं, इंडस्ट्रीज़ थी ही नहीं, वहाँ का पढ़ा लिखा यूथ कहाँ जाता? उनको भी तो अपना घर छोड़ के इधर उधर जाना ही पड़ रहा था। लेकिन अब वो सब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ मिल रही है, तो उन लोगों को सच में समझ आ रहा है कि उनको गुमराह किया गया। इतने साल उनको एक अलग ही कहानी सुनाई गई, लेकिन 370 हटने के बाद जब वहाँ पे भारत का संविधान लागू हुआ तब उन्हें सब समझ आने लगा। और आप देखिए ना, खुल के वहाँ का यूथ समर्थन करता है भारत का। और ये जो आज़ादी के नारे लगाने वाले हैं ना, ये भारत के अलग अलग हिस्सों में जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं, उनका खुल के they denounce them, and this is what happens जब आपकी सरकार में एक विलिंगनेस होती है चेंज को लाने की, एक पॉजिटिव चेंज को लाने की। देखिए बड़ी बात है कि जो कांग्रेसी लीडर ये कहते थे हुर्रियत नेताओं के कहने पर, उनके एक इशारे पर पाकिस्तान से बातचीत करना है, पाकिस्तान से मुलाकात करना, या फिर उन लोगों को ये कहना जो यासीन मलिक जैसे जो युवा, पत्थरबाज युवाओं के जो नेता माने जाते हैं, उनको भटका हुआ युवा या फिर बेरोजगार युवा कहकर के जो बोला जाता था, आज वो किसे मुँह दिखाएंगे? क्योंकि आज उन्हीं का बेकसूर और बेगुनाह या फिर बेरोजगार और भटका हुआ युवा कहता है कि मैं गुनहगार हूँ, मैंने गुनाह किया है। जी, जैसे मैंने आपसे कहा, ये सब लोग बेवकूफ़ बनाते थे वहाँ की आम जनता को। उन्होंने हमारे पलायन और हमारा जो जेनोसाइड हुआ, उसके अलावा वहाँ के कश्मीरी जो आम नागरिक है, आम यूथ है, जो रहना चाहता है शांति से, जिसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, जो 2 वक्त की रोटी, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहता है, इन लोगों ने उन लोगों को भी 32 साल गुमराह किया है। उनके बच्चों को आगे फ्रंट लाइन पे भेजा है। आप मुझे बताइए, आज तक इतने स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स हुए, कभी आपने सुना किसी एक हुर्रियत लीडर का बच्चा वहाँ शामिल हो? अगर वो लीडर बनते हैं तो दे हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। तो उनके बच्चे कहाँ हैं?
उनके बच्चे देश के विभिन्न भागों में, विदेश के अलग अलग कोनों में सुकून की ज़िंदगी जी रहे, क्योंकि उन्हें भी पता है फंडिंग आती थी, हर तरह से फंडिंग आती थी। और ऐसा नहीं है भटके हुए नौजवान, क्या काहे के भटके हुए, क्या अगर वो भटका हुआ नौजवान था तो 32 साल बाद ऐसा क्या हो गया कि उस भटके हुए नौजवान को ये याद आया कि हाँ मैंने ये गुनाह किए हैं। देखिए कर्मों का हिसाब किताब सबको करना होता है, और हमारी खुशकिस्मती है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार के रहते हुए हमें ये दिन देखने को मिला। और मैं तो ये सोच भी नहीं सकती कि अगर कोई और सरकार होती जो यूपीए इस जैसे टेररिस्ट को होस्ट करती है, इस जैसे टेररिस्ट को प्लेटफॉर्म देती है, इसको यूथ आइकॉन बताती है। मुझे बताइए काहे का यूथ आइकॉन, किस चीज़ का यूथ आइकॉन? इतने सारे बेगुनाहों का खून इसके हाथों पे है, जिसने जितने कबूले हैं ना उतना ही नहीं है, उसके पीछे की भी कहानी है। इतने जो बेगुनाह वहाँ के बच्चे, जो वहाँ के नौजवान, जो वहाँ के इसने घर बर्बाद किए ना अपने एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी से, उन लोगों को फ्रंट लाइन पे धक्का देकर अपनी सिक्योरिटी, अपना फ्यूचर, अपना सब वो देख के, ये उनका भी गुनहगार है। तो कहीं ना कहीं वो जो बद्दुआएं थी ना, जो आह लगी थी इनको, उन माँओं की, उन बीवियों की, उन बहनों की, उन भाइयों की, वो सब उसका हिसाब किताब तो होना ही था। लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम इसे देख पा रहे हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि इसको कोर्ट ने नहीं, इसने खुद स्वीकारा है कि हाँ मैं एक टेररिस्ट था। तो अब बात यह है कि जैसा आपने कहा कांग्रेसी या बाकी से, देखिए वो तो तब भी उनका एटीट्यूड यही था, आज भी उनका एटीट्यूड यही है, कल भी उनका एटीट्यूड यही रहेगा। अगर उनमें ये समझ होती कि हमें जब भी पॉलिटिक्स में आपको अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या अपनी पॉलिटिकल कुर्सी से देश से ज़्यादा प्यार होना, तब ये सब होता है। लेकिन अब जनता, भारत की जो जनता है ना, वो अब उतनी बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। उनको बेवकूफ़ बनाना उतना आसान नहीं है। सोशल मीडिया की एज में रहते हैं, वो एक झूठ बोलते हैं, उस झूठ को एक मिनट में ना जो जनता है ना जो वहाँ बैठी है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन, वी आर लिविंग इन एन इन्फॉर्मेशन ईरा, इन्फॉर्मेशन हर जगह, आपने कब क्या बोला वो पब्लिक डोमेन में है। तो वो सब इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जो जनता अब उनके झूठ का पर्दाफाश करती आ रही है, तो कहीं ना कहीं जनता पे ये बात को बहुत अच्छे से समझ चुकी है। देखिए सरकार का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है, लेकिन ये जनता का भी तहे दिल से हमें अपने भारतवासियों का भी शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ देम, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन एज की वजह से ये जो जानकारी वो गुमराह करते हैं, यहाँ से वो उसका फैक्ट चेक करते हैं। जैसे ही वो होता है तो लोगों को भी समझ आ रहा है। आप एक झूठ को अगर 1000 बार बोलेंगे, चीख कर बोलेंगे, वो झूठ ही रहेगा, वो कभी भी सत्य में नहीं बदलेगा। तो यही यासिन मलिक जैसे लोगों के साथ हुआ। अभी तो देखिए मुझे लगता है ये तो शुरुआत है, अभी बिट्टा कराटे, अभी तो बहुत सारे लोगों की बारी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बहुत पॉजिटिव बदलाव है। हम बहुत पॉजिटिव चेंज है कि ऐसे लोग जो कभी भारत सरकार के ऑफिशियल गेस्ट हुआ करते थे, आज की डेट में खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। और यासिन मलिक ने तो ये बोला है कि 19 मई को अब फिर से कोर्ट में सुनवाई है, उसने तो बोला है कि मैं इसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं करूँगा, क्योंकि उसे पता है कि कहीं ना कहीं जो सरकार का प्रेशर है, जो हमारी जुडिशरी, जो भी इस वकील जो इस सरकार की तरफ से जो पक्ष रख रहे हैं, उन्होंने केस बहुत वाटर टाइट केस बनाया ही होगा, तभी तो ये इसको पता है कि अब छूटने का कोई रास्ता नहीं है, बचना संभव ही नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ये जो यूथ इन जैसे लोगों को आइडलाइज करते हैं, उनको भी देखना चाहिए, उनको भी ये समझना चाहिए कि इस जैसे लोग अपनी फैमिलीज़ को, अपने फ्यूचर को सिक्योर करते हैं। और ये कोई भटके हुए नौजवान नहीं है, इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं थी। अगर चाहते तो ये कलम उठा सकते थे या ऐसा कोई प्रोफेशन चूज़ कर सकते थे, लेकिन इन्होंने बंदूक उठाना पसंद किया। इट वॉज़ अ चॉइस, इट वॉज़ नॉट फोर्स्ड अपॉन हिम। इन्होंने बंदूक उठाना और पत्थर उठाना चूज़ किया, तो ये इनकी अपनी डेस्टिनी है। और देखिए आप जो भी करते हैं उसका भुगतान आपको अपने कर्मों का करना पड़ता है। बड़ी बात यह है कि जैसा कि आपने कहा कि 14 के बाद में बदलाव आया जम्मू कश्मीर में, खास तौर पर क्योंकि धारा 370 हटने के बाद सबसे बड़ा चेंज आया, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहना कि 2014 के बाद ही, यानी कि मोदी के आने के बाद ही देश में हिंदू मुस्लिम का माहौल बना। कैसी बात कर रहे हैं? 1990 में किसकी सरकार थी? क्या ये हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं था? कश्मीरी हिंदुओं को, उनके एबोरिजिनल कम्युनिटी को, पीस लविंग इंटेलिजेंसिया, एक एकेडमिक कम्युनिटी को वहाँ से खदेड़ा गया। वो क्या वो हिंदू मुस्लिम नहीं था? किस लिए खदेड़ा गया? आपके धर्म के आधार पर, क्योंकि हम हिंदू थे। आपने अगर कश्मीर फाइल्स देखी है तो आपने देखा होगा सर्वानंद प्रेमी जी को यहाँ मारा गया। क्यों? क्योंकि वो यहाँ तिलक लगाते थे। गिरजा तिक्कू, प्रेमनाथ भट्ट, टिकालाल तपलू,
किस लिए मारा गया इन सबको? सरला भट्ट किस लिए मारा गया? नादी मर्ग जो वो कांड हुआ उसमें 6 महीने के छोटे बच्चे को मारा गया, कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया, और ये हकीकत है। उस बच्चे को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो चुप नहीं बैठा। 6 महीने का बच्चा क्या होता है? किस लिए मारा गया? क्यों? उनके धर्म के आधार पर। क्या वो हिंदू मुस्लिम नहीं था? तब से लेके 2014 तक क्या कभी कहीं राइट्स नहीं हुए हैं? आप खदेड़िए, हिस्ट्री को खदेड़िए, न्यूज़ को खदेड़िए, पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन है वो खदेड़िए। फ़र्क ये है, तब जो थे ना हिंदुओं में इतनी उनका पक्ष रखने वाला कब कोई नहीं था। आज की डेट में हिंदुओं में अपने आत्मसम्मान उनका जाग रहा है और वो गलत को गलत कहना सीख रहे हैं। सिर्फ यही वजह है। ये जो हिंदुओं को दबाते थे वो लोग इस वजह से तिलमिला रहे हैं क्योंकि हिंदू ने गलत का विरोध करना शुरू कर दिया है। और ऐसी बात नहीं है, मैं किसी दो कम्युनिटी को हम तो चाहते हैं कि हम सब भारतवासी हैं और हम सबको मिलजुल के रहना चाहते हैं। आई एम नॉट एंडोर्सिंग एनी वायलेंस, आई डू नॉट सपोर्ट वायलेंस, आई डू नॉट एंडोर्स वायलेंस। लेकिन ये कहना कि उससे पहले तो कभी कुछ था ही नहीं। आप हिस्ट्री देखिए, न्यूज़ देखिए, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे कितने दंगे फसाद हुए हैं। देखिए, इसके बावजूद भी अभी हमने घटना देखी कि जम्मू कश्मीर में एक युवा को गोलियों से भून देना या फिर कश्मीरी पंडितों का साथ देना है, उनकी आवाज़ बनना ही गुनाह है। वही गुनाह बना हुआ है, आज भी वही गुनाह बना हुआ है। देखिए, उन लोगों को क्यों मारा जा रहा है? अभी आपके आने से 2 मिनट पहले मुझे न्यूज़ मिली है कश्मीर में, राहुल भट्ट जी कश्मीरी हिंदू हैं, वो वहाँ पे काम करते हैं बडगाम ज़िले में, उनको गोली मारी गई है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या बिगाड़ा उन्होंने किसी का? ऑफिस गए थे ना, किस लिए उनको टारगेट किया गया? टारगेट किलिंग्स किस लिए हो रही है? आपके धर्म के आधार पे हो रही हैं। तो ये कहना कि उससे पहले और उसके बाद में ये सब गलत है। हमें तब भी हमारे फेथ के लिए, धर्म के लिए, हिंदू होने की सज़ा मिली। आज भी अलग अलग देश के अलग अलग कोनों में यही हो रहा है। आप देखिए कितने सारे इंसिडेंट्स आ रहे हैं। अभी 1-2 दिन पहले न्यूज़ देख रही थी, कोई अपने पिताजी के लिए दवाई लेने गए हैं, बाइक पे पीछे से आके उनको चाकू से वार कर दिया। उनकी क्या गलती थी? उनको क्यों टारगेट किया गया? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू हैं। तो ये कहना कि हिंदू मुस्लिम बहुत अब 2014 के बाद हो रहा है, ये एकदम इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। सिर्फ क्योंकि हिंदू अब गलत को गलत बोलना सीख चुका है और ये जो सेक्युलर जमात है ना, इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हिंदू अपनी आवाज़ जो दबी हुई आवाज़ थी उसमें वापस आ गई हैं। तो ऐसा नहीं है। देखिए, लोगों को समझना पड़ेगा। आपको देखिए, जिस देश में आप रहते हैं उस देश की सुरक्षा आपके हाथ में, और आपकी सुरक्षा तब है जब आपका देश सुरक्षित होगा। आप श्रीलंका में देख लीजिए या आप आगे पीछे अफ़गानिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, चाइना में देख लीजिए, आपकी पर्सनल सुरक्षा यूक्रेन में देख लीजिए। यूक्रेन में कितने लोगों ने कितना पैसा कमाया, कितना सब कुछ किया, कितनी अच्छी सुकून की ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन उनकी सरकार ने कुछ फैसले लिए जिसकी वजह से ये जो युद्ध शुरू हुआ, उस युद्ध में सब कुछ ढह के यूक्रेन पूरा ख़त्म हो चुका है। तो आपका देश जब तक सुरक्षित है, आपकी पर्सनल लाइफ भी तब तक ही सुरक्षित है। आखिरी सवाल कि अगर, क्योंकि अभी हाल ही में फैसला सुनाने वाला है कोर्ट यासीन मलिक को लेकर के, क्योंकि आप खुद कश्मीरी पंडित हैं और पीड़ित हैं, क्योंकि आप खुद कश्मीर से आकर के दिल्ली में शरण लिए हुए हैं। तो अगर बात करें कि आपने बहुत करीबी से देखा कि जो कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुए और यासीन मलिक या भट्ट जैसे लोगों ने बेगुनाहों को कत्ल किया, तो आप क्या चाहेंगे कि उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए? देखिए, हम तो चाहेंगे कि यासीन मलिक को ऐसी सज़ा मिले कि उसके ना 7 जन्मों तक उसकी रूह कांपे, क्योंकि उसने जो किया है ना हमारी कम्युनिटी के साथ, उसकी बर्बरता को तो हम बयां भी नहीं कर सकते। लेकिन हमारा जो समाज है, हम कॉन्स्टिट्यूशन में, हम संविधान में और अपनी जुडिशरी में पूर्ण विश्वास रखते हैं। तो जुडिशरी का जो फैसला होगा, तो अभी तो इट इज़ वेरी प्रीमेच्योर टू से कि उसको सज़ाए मौत मिलेगी या उसे फांसी मिलेगी या उसको उम्र कैद मिलेगी। लेकिन जो भी सज़ा मिलेगी, आई एम श्योर कि हमारी जो जुडिशरी है वो जस्टिस करेगी, और ये जस्टिस यहाँ ख़त्म नहीं होगा, ये एक नई शुरुआत होगी। इसके बाद बहुत लोगों का नंबर आने वाला है, जैसे बिट्टा कराटे, इन लोगों ने जिन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोला है हाँ हमने मारा है, तब भी ये सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के गेस्ट बने हुए थे 2014 से पहले। तो कहीं ना कहीं हम बहुत खुश हैं कि ऐसा दिन हमें इसी ज़िंदगी में देखने को मिलेगा, और हमें पूर्ण विश्वास है हमारे संविधान पे और हमारी जुडिशरी पे कि हमारी कम्युनिटी के साथ न्याय ज़रूर होगा।